प्यारे से दोस्तों, बोंडी नावल की आखिरी एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार लाजमी देखे। कल से एक और नावल शुरू किया जाएगा जो इससे भी ज्यादा रोमांटिक होगा। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन नगीना के घर से निकलने के बाद अभी तक पढ़ाई का कोई सबब नहीं बना था, बल्कि मैंने तो अभी तक अपने मैट्रिक का रिजल्ट भी मालूम नहीं किया था। मैडम अपने कमरे से निकली तो मैं फौरन जाकर उस्ताद के साथ सफ़ी पर बैठ गया। फ्लैट हर तरफ से बता रहा था कि ये किसी अमीर तरीन की मलकियत है। इसके अंदर मोहल्लों जैसा सामान और आराइश थी, यानी पैसा पानी की तरह बहाया गया था। पूरे फ्लैट के नीचे एक तहखाना था। वो तहखाने को पेंट करवाना चाहती थी। ये एक जिम जैसा लगता था, आज जूडो कराटे के डवजो जैसा था। सामान वगैरह मंगवा कर हमने काम शुरू कर दिया। उस्ताद बेहतरीन काम करना चाहता था, ये इसका मिजाज था। काम साफ सुथरा और लगन से करता था। वो औरत जिसे अब हम मैडम कहने लगे थे, वो कभी कभार हमारा काम देख जाती थी और उस्ताद को हिदायत भी दे जाती थी, लेकिन इसकी नज़रें मुझी पर टिक्की रहती थीं, जैसे मैं मकनातीस हूँ और वो लोहे का बेजान टुकड़ा है। शहजादे जी उस्ताद, लगता है ये भी गई काम से, उस्ताद ने शोखी से कहा। मैं चुप रहा। यार पता नहीं तुम क्या चीज़ हो, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं और तुम्हारी तरफ देखती हैं तो नज़रें हटाना भूल जाती हैं। उस्ताद मुझे छेड़ने लगा। मैं जानता था उस्ताद ऐसी बातें बस छेड़छाड़ में करता है, वरना अपनी बीवी के सवा सारी दुनिया की औरतें इसके लिए माँ बहनें थीं। ऐसी कोई बात नहीं उस्ताद, तुम हीरो हो, बस हो अपनी बेगम के। ऐसी औरतें तुम्हारी कदर नहीं जानती। मैं भी उस्ताद को छेड़ने लगा। छोड़ यार, आजकल बाजार में अच्छाई और वफादारी नहीं बकती। अच्छा यार, मैडम तो तुम पर फिदा हो गई है, कहीं ये ना हो हमें यहाँ से भी काम मुकम्मल किए बगैर जाना पड़े। उस्ताद संजीदा लहजे में बोला। नहीं उस्ताद, ऐसा नहीं होगा। मैडम काफ़ी समझदार और ऊंचे दर्जे की चीज़ लगती है। मैंने अपने महसूसात के मुताबिक जवाब दिया। अच्छा, खुदा करे ऐसा ही हो। वो बेगम चौधरी तो तुम्हें याद ही होगी, उस्ताद ने खुश दिल्ली से कहा तो मेरा मुंह कड़वा हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 3-4 दिन का काम था। दोपहर का खाना हम वही खाते थे। लगता था कि मैडम इस फ्लैट में अकेली रहती है, इसके घर वाले कहीं गए हुए थे। बहरहाल मैडम की बातों से पता लगा कि वो किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। उस्ताद का कहना था कि ये शहर की मशहूर प्रोफेसर हैं, सारे शहर में उनकी बड़ी इज्जत है। ऐसी इज्जत और मकबूलियत कम ही प्रोफेसर्स को मिलती है। तीसरे दिन हम काम पर गए तो मैडम अपनी कार में कुछ कार्टून रख रही थी, उनमें किताबें थीं। जरा मेरी मदद करना, मैडम हमें देखकर बोली। हमने फौरन इसके साथ डब्बे रखवा दिए। उस्ताद, अपने शागिर्द को मेरे साथ यूनिवर्सिटी तक भेज दो, वहाँ ये डब्बे रखने हैं, थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। मैडम ने कहा तो उस्ताद इसे ना नहीं कर सका और मुझे मैडम के साथ जाना पड़ा। पिछली सीट पर डब्बे पड़े थे, मैं अगली सीट पर बैठ गया। कार चलते ही मैडम भी शुरू हो गई। शहजादे, तुम्हारा नाम क्या है? यही मेरा नाम है, मैंने तल्खी से कहा। नहीं शहजादे, ये तुम्हारा असल नाम नहीं है, तुमने ये नाम इंतकामना रखा हुआ है। तुम इस दुनिया में अकेले हो, उस्ताद तुम्हारा बाप नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारी माँ बाप मर चुके हैं और तुम तन्हा दुनिया की ठोकरों पर हो। हाल ही में तुम्हें कोई दुख मिला है जिसके नक्श अब भी तुम्हारी चेहरे पर देखे जा सकते हैं। लगता है दुनिया ने तुम्हारी साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम भटक रहे हो। किसी ने तुम्हें पालिश किया है, अपनी दानिश तुम्हें दी है, लेकिन बस बुनियादी बातें समझाई हैं, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें पालिश करने वाले की समझ से बहुत आगे है। बहुत कमीनी है ये दुनिया। मैं हैरान नज़रों से मैडम की तरफ देखने लगा। हैरान ना हो, मैं 2 दिन से तुम्हारी सट्टी कर रही हूँ। क़ियाफ़ा शनासी की मैं माहिर हूँ और मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में PhD की हुई है। यही मैं पढ़ाती हूँ। इंसानों को अंदर झांकना मेरा शौक है। बेशुमार पैसा मेरे पास है, मेरे पास वसी जायदाद है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया में तन्हा हूँ। मेरे वालिद अमरीकी थे, उन्हें पहाड़ों को सर करने का शौक था। वो यहाँ नांगा पर्वत की चोटियों को फतह करने आए थे। शायद तुम्हें पता हो कि नांगा पर्वत दुनिया की खतरनाक चोटियों में से एक है। यहाँ उन्होंने अपना शौक पूरा किया और नांगा पर्वत को फतह तो कर लिया, लेकिन वही मेरी मम्मा उनसे मिले और उन्होंने पापा को फतह कर लिया। मम्मा जब लाहौर घर आई तो वो शादीशुदा थी। उनके माँ बाप ने बिलाखिर उनकी शादी को कबूल कर लिया, लेकिन पापा ने उनका ज्यादा साथ ना दिया। मैं अभी मम्मा के पेट में ही थी कि पापा मम्मा को पाकिस्तान में ही छोड़कर अमरीका चले गए। मेरी पैदाइश के बाद मम्मा मुश्किलों में पड़ गईं और उन्हें अखराजात के लिए नौकरी करनी पड़ी। पापा की वजह से भी मम्मा को बड़ी बातें सुननी पड़ी। भाई बहनों ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया था।
मेरे नाना और नानी के जाने के बाद मम्मा और मैं बिल्कुल तन्हा रह गए। मम्मा ने कई बार पापा से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, मम्मा तन्हाई से तंग आकर जिंदगी से मुंह मोड़ती गईं। जब मैं जवान हुई तो पापा को हमारी याद आई और हमें अमेरिका बाला लिया। वहां जाकर पता चला कि पापा बहुत बीमार हैं और अपनी औलाद से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, यानी मुझसे, क्योंकि उनका एक बेटा और बेटी एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। शायद ये भी कुदरत के होने का कोई सबूत था कि जो बाप हमें तन्हा छोड़ गया था वो हमें बुलाने पर मजबूर हो गया था, लेकिन मुझे उनसे कोई लगाव नहीं था। बहरहाल पापा ने सारी जिंदगी के दुखों का मुदावा इस तरह किया कि जाते जाते अपनी जायदाद मेरे नाम कर गए। अमरीकी कवानीन ने हमारा साथ दिया और सारी जायदाद मुझे मिल गई। मैं सब कुछ बीच बाच कर पाकिस्तान आ गई, क्योंकि मम्मा अपनी सरजमीन पर मरना चाहती थीं। यहाँ हमने इस पैसे से वसीज अरीज जायदाद बना ली। अब जिंदगी में कुछ सिख मिला तो मम्मा का वक्त पूरा हो चुका था। मैंने उनको वसीयत के मुताबिक नाना और नानी के पहलू में दफन कर दिया। उनके जाने के बाद मेरे रिश्तेदार मेरे पास आने लगे। मुझे उन सब से नफरत थी, लेकिन समोल ने मुझे ऐसी हमदर्दी दी कि वो चाहत में बदल गई और मैंने जज्बात में इससे शादी कर ली। कुछ ही अरसे में मुझ पर वाज़े हो गया कि समोल की मोहब्बत मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से है, तो मैंने इससे झटकारा पा लिया और तमाम मतलबी रिश्तेदारों से किनारा कर लिया। रिश्तेदारों से दौर मैंने ये फ्लैट अपने सुकून के लिए बनवाया है। बड़ी हवेलियों और बंगलों में मेरा दम घटता है। शहजादे, मुझे सुकून चाहिए, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने इस सुकून के लिए कई दोस्तियां की, मगर दुनिया का कोई मर्द मुझे वो ना दे सका जो मैं चाहती हूँ। शहजादे, वो सुकून मुझे बस तुम ही दे सकते हो। मैं दे सकता हूँ, मैं शदीद हैरान था। हाँ, तुम ही दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो दुनिया में किसी किसी के पास होता है। तुम्हारे पास मज़े की जादुई कशिश है। जो तुमसे दूर है वो तुम्हारे पास आना चाहेगी, और जो पास आ जाएगी वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। और तुम्हारी चौड़े माथे से तुम्हारी खुशकिस्मती का पता लगता है। तुम बड़े बासलाहियत हो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। मैं मैडम की बात पर तंजिया अंदाज में हंसने लगा। इस तरह मत हंसो, क्योंकि खुशकिस्मती तुम्हारी दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ खिलकर को बता रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी आफर करने लगी हूँ, तुम्हारी मिजाज के एन मुताबिक, तुम्हारी मर्जी से, बगैर किसी जबरदस्ती आछल फरेब के। तुम मुझे कितना जानती हो? मैंने उल्टा इससे सवाल कर दिया। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। सभी ऐसा चाहते हैं, मगर तुम्हारी पास अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कुदरत ने तुम्हें सलाहियतें भी दी हैं। मैं चाहो तो तुम मेरे इशारों पर नाचो, लेकिन जल्द ही तुम मेरा खेल समझ जाओगे और फिर मेरी तरफ पलटोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे, जब तक तुम्हारा बस चले। ये हो तुम, वो सच कह रही थी। इसे नहीं पता था वो मेरी और नगीना की कहानी मुझे ही सुना रही थी। शायद तुम ऐसा कोई तजर्बा झेल भी चुके हो। मुझे सोचता देखकर मैडम ने एक और अंदाजा लगाया। बहुत खतरनाक थी ये मैडम। इंसान इसके सामने खिली किताब की तरह था। चेहरे से मिजाज, आदात, ख्यालात, किरदार तक जान लेती थी, माजी पढ़ लेती थी। बाद में मुझे समझ आई कि क़ियाफ़ा शनासी एक ज़बरदस्त इल्म है। अगर इसके साथ अलम बुरूज और दस्त शनासी मिल जाए तो इंसान का कुछ भी छुपा नहीं रहता। सिरी उलूम पर यूरोप और अमेरिका में तो आकलत साइंस के नाम से एक अलहदा शोबा बन चुका है और इस पर बहुत तहकीकात हो रही है। हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी अब कोई ख्वाब की बात नहीं रही। तुम्हारी आफर क्या है? मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे साथ रहो सारी जिंदगी और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, सिर्फ मैं और तुम। इसके बदले मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा, मेरी दौलत, मेरा इल्म, मेरी जायदाद, और मैं सब कुछ तुम्हारा होगी। मैडम, अब बहुत बड़ी आफर कर रही हैं, लेकिन अब की आफर की बुनियाद यह है कि मैं आपको वो खुशी दे सकता हूँ जो दुनिया का कोई और मर्द नहीं दे सकता, क्योंकि बकौल अब के मेरे पास नेचुरली वो है जो दुनिया में किसी किसी के पास होता है। तो हो सकता है अब का अंदाज़ा गलत हो, ये चीज़ मुझ में हो तो कल को ख़त्म हो जाए। फिर क्या होगा? कार एक साइड में रुक चुकी थी। मैडम बहुत ही संजीदा हो चुकी थी। शहजादे, तुम जो भी हो, मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने जिनसियात में PhD की हुई है, लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम है। मैं इस काम में स्पेशलिस्ट हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें किताबों में दिखा सकती हूँ कि तुम में जो है वो क्या है और कितना नायाब है, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तुम्हारी साथ ऐसे ही है जैसे तुम्हारी अंदर तुम्हारी दूसरी सलाहियतें हैं। ये तुम्हारी सांसों के साथ ही ख़त्म होंगी, और ये कोई डील नहीं है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रही हूँ,
इसके लिए अगर तुम कहो तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारी नाम लिख कर दे सकती हूँ। मैडम ने बहुत बड़ी ऑफर कर दी। तुम मुझे वो बनाओगी जो मैं बनना चाहता हूँ? मैंने जैसे शर्त रख दी। मैं सोचने लगा, मेरी तो इतनी टाइमिंग नहीं है, मैं तो हद 15 मिनट में फारिग हो जाता हूँ, बल्कि हर इंसान की 5 से लेकर 15 मिनट तक ही टाइमिंग बनती है। इससे कम और इससे ज्यादा तो मेडिसिन से मुमकिन है। आप फिर इस इंसान के साथ कोई मिसला है? जैसे 5 मिनट से कम वाले वो होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, आप प्रैक्टिस करते होंगे, और भी कई वजूहात हैं। जैसे कभी कभी हैजान में मुब्तला हो जाए, अरसे बात कर रहे हूँ तो 5 मिनट से पहले भी फारिग हो जाते हैं। और ज्यादा मिनट वाले वो होंगे जो चर्स, अफीम वगैरह के आदी होते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ और मिसला हो। अगर कोई कहे कि इस वक्त आधा पूना घंटा कुदरती है तो फिर झूठ ही होगा। कोई सुपरमैन हो शायद। ज्यादा तफसील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मैं नाजिया से पूछना चाहता था कि हम अभी तक फारिग क्यों नहीं हुए, मगर मैं लगा रहा ऐसी बातों को समझने के लिए बड़ा वक्त पड़ा था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि नाजिया बोल पड़ी, मेरे प्रिंस, हम आने वाले हैं। नाजिया ने मुझे कुछ समझाया। शायद इसे वक्त का कुछ अंदाजा था, इसीलिए वो नीचे आई थी। नीचे आने और लहंगे में जरूर कोई ताल्लुक था। मेरा नाम मैडम नहीं, नाजिया है। नाजिया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने इससे हाथ मिला लिया। याद रखना, तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो, इसलिए कभी मुझे छोड़ने से पहले सोच लेना कि इस वक्त भी तुम्हारे पास वापसी का रास्ता मौजूद था। उस्ताद से तुम ही बात कर लेना। इसकी बात के जवाब में मैंने उस्ताद की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। मैं ही बात करूंगी, तुम्हारी बात करना बनता भी नहीं है। वैसे इतनी उम्र में तुमने डबल PhD कैसे कर ली? मेरे जहन में काफी देर से एक तजस्सुस था। कार चल पड़ी थी। तुम्हारी ख्याल में मेरी कितनी उम्र है? नाजिया ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। 30-32 की लगती हो तुम। मैंने इसे अपना अंदाजा बताया। नाजिया हंसने लगी। मैं 40 साल की हूँ और डबल PhD मेरी सलाहियतों का एक नमूना है। लेकिन तुम इतनी कम उम्र कैसे लगती हो? मैं बहुत हैरान हुआ। तुम्हें भी सिखा दूंगी। ये सब मखसूस ग़िज़ाओं और योगा से मुमकिन है। कुछ मखसूस वर्जिशें भी इसके लिए ज़रूरी हैं। शाम तक काम ख़त्म हो गया। नाजिया ने उस्ताद से पता नहीं क्या कहा कि वो मुझे दुआएं देकर चले गए। नाजिया ने इसे पैसा भी दिया था, मैं वही रह गया। नाजिया ने 3 कमरों में से मुझे एक कमरा दे दिया था। मेरा ख्याल था कि हम आज रात ही करेंगे, मगर नाजिया और मैं रात गए तक बातें करते रहे, एक दूसरे का माजी खंगालते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहे। बातें कर करके हम थक गए तो सो गए। अगली सुबह हम कुछ देर से उठे। नाजिया ने नाश्ता बनाया। नाश्ता करके नाजिया ने मुझे बाजार चलने को कहा। नाजिया बहुत ही ऊपरी दर्जे की जिंदगी गुजारती थी। बाजार में वो मेरे लिए शॉपिंग करने लगी, मेरे लिए महंगे तरीन कपड़े खरीदने लगी, और पता नहीं इसने क्या कुछ खरीद डाला। इसने दुल्हन का एक लहंगा भी खरीदा जो मेरी समझ से बाहर था। नाजिया ने लहंगा उन्हीं के टेलर के पास सीने के दे दिया और शाम को ये लहंगा इसे मलना था। हमने एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना 4 बजे खाया। फिर बाकी की खरीदारी करने के बाद हम वापस हो लिए। इस दौरान इसने अजीब फरमाइश कर दी कि मैं इसके लिए कोई तोहफा खरीदूं। मैंने एक जगह इसके लिए सोने की चीन पसंद की, इसमें डायमंड लगा हुआ था। जाहिर है इसके पैसे भी इसी ने अदा करने थे। रस्ते में एक जगह इसने फूलों का आर्डर दिया। तकरीबन शाम को ही हम घर पहुंचे। एक दिन में इसने लाखों पानी की तरह बहा दिए थे। सामान वही रख दिया। कुछ सामान लेकर नाजिया अपने कमरे में चली गई तो मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। मुझे तो हल्की सी झपकी आ गई। पाक खिली तो ये हल्की सी झपकी भी काफी हो गई थी। रात के 9 बज रहे थे। कमरा देखकर अंदाजा हुआ कि नाजिया यहाँ आई थी और जो कुछ लाई थी इसकी सेटिंग कर गई थी। वार्डरोब खोल कर देखा तो इसमें सारे कपड़े जुड़े हुए थे। नाजिया ने खाना बाहर से मंगवाया था। खाना वगैरह खाते बातें करते 10 बज गए। चलो शहजादे, तैयार हो जाओ, तुम्हारा एक सूट मैंने निकाल दिया है, तुम्हारी कमरे में ही पड़ा है, वो पहन लो और अच्छी तरह तैयार हो जाओ। नाजिया ने मुझे कहा तो इसके लहजे में कुछ खास था, लेकिन मैं समझ ना सका। क्या हम कहीं जा रहे हैं? मैं पूछे बगैर ना रह सका। हाँ, तुम तैयार हो जाओ। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कमाल है, वहाँ एक शेरवानी भी पड़ी थी, मैंने पहन ली, बिल्कुल मेरे साइज की थी। सलीम शाही जूते पहनकर तैयार होकर मैंने खुद को आईने में देखा। किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, बल्कि इस वक्त मुझे दूल्हा भी कहा जा सकता था। मुझे नजर भी लग सकती थी, सो मैंने आईने से नजरें हटा ले। नाजिया ने कहा था कि तैयार होकर वही ठहरो, मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं इसका इंतजार करने लगा। आधा घंटा हो गया। पता नहीं ये औरतें तैयार होने के लिए इतनी देर को लगाती हैं।
खैर, इंतरकाम की बैल हुई तो मैं लपक कर रिसीवर उठा लिया। तैयार हो गए शहजादे? नाजिया ने पूछा। मैं तो पौने घंटे से तैयार हूँ, अब कब तक तैयार हो जाएगी? मैंने शोखी से पूछा। मैं भी तैयार हूँ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ और मेरा तोहफा लाना ना भूलना। रिसीवर रखकर मैं नाजिया के कमरे की तरफ चल पड़ा। इसके कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैंने हाथ का दबाव डाला तो दरवाज़ा खिलता गया और मेरे कदम वहीं ठहर गए। कमरे के फर्श पर फूलों की पत्तियों से राहदारी बनी हुई थी, जो कि बेड तक जा रही थी। बेड पर भी पत्तियां ही पत्तियां थीं, और इस बेड पर नाजिया लहंगा और करती पहने दुल्हन बनी बैठी थी। इसके अर्द गिर्द लहंगा फैला हुआ था। लहंगा गुलाबी रंगत का था, जो कि मेरा पसंदीदा रंग था। जब ये लहंगा मैंने दिन को देखा था तो शायद मेरी आंखों आ चेहरे से नाजिया ने मेरी पसंदीदगी का अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये सब एक ज़बरदस्त सरप्राइज था, और मैं अभी तक कमरे की दहलीज पर खड़ा था। अंदर आ जाओ मेरे प्रिंस। पहली बार मुझे प्रिंस कहा गया। नाजिया की प्यार भरी आवाज़ ने मेरे कानों में रस गिवला और मैं मसहूर अंदाज में इसकी तरफ चल पड़ा। एक हाथ से मैंने दरवाज़ा वापस पुश कर दिया, जो कि ठक से बंद हो गया। मैं बेड के पास जाकर फिर रुक गया। मैं यकटुक नाजिया को देख रहा था, गोया अजंता इलोरा की कोई देवी मेरे सामने आकर बैठ गई थी। 2 दिन से मैं इसे देख देख कर तड़प रहा था। नाजिया का बेपनाह हिस्न मेरे दिल और दिमाग पर छा चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि इसका हिस्न एक ऐसा मकनातीस था जिसके सामने हर मर्द खुद को एक बेजान लोहे का जरा महसूस करता था। बैठ जाओ मेरे प्रिंस। नाजिया मेरी बेखुदी महसूस कर चुकी थी। मैं इसके सामने बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या करूँ। मेरे प्रिंस, मैंने बरसों चाहा था कि वो मर्द जिसका मैंने जिक्र में बस सुना है, वो मर्द मुझे मिल जाए। फिर मैं सोचती थी जिनसी कशिश वाला दुनिया में होगा भी कि नहीं। फिर मैं सोचती कि ऐसे मर्द होंगे जरूर, लेकिन मेरी किस्मत में शायद ही हो। आज तुम्हें अपने सामने पाकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। नाजिया जज्बाती हो रही थी। मुझे मौजू बदलना पड़ा। ये सब क्या है नाजिया? मैंने इसके दुल्हन बनने की तरफ इशारा किया। मेरे प्रिंस, तुमसे मुलाकात का इससे बेहतर आइडिया नहीं था। मैं चाहती हूँ हमारी पहली रात जिंदगी की यादगार रात हो। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, सुतवा नाक, तीखा चेहरा, खुशनुमा गाल, रसीले होंठ, लंबे घने बाल, स्मार्ट जिस्म और गोरी रंगत जिसमें सुर्खी शामिल हो। बार बार मैं इसके हिस्न में गोया नए सिरे से खो जाता था। क्या ये कोई ख्वाब तो नहीं? मैं हाथ बढ़ाकर इसे छूना चाहता था। नाजिया बेताबी से मेरे सीने पर आ लगी। वो आज की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने शेरवानी की जेब से चीन निकाली तो नाजिया की आंखों में चमक आ गई। इसके गाल लाल रंग के होने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शर्मा रही है। बाद में एक किताब में पढ़ा कि तवाइफ भी ऐसे मर्द के पास आकर शर्मा जाती है जिसे दिल से अपना मर्द, अपना महबूब मानती है। मैंने एक हाथ से ही चीन इसके गले में डाल दिया और डायमंड आगे कर दिया। वो छोटे से दिल की शक्ल में था। शुक्रिया मेरे प्रिंस, मैं हमेशा इस तोहफे को अपने दिल से लगा कर रखूंगी। अब मैं भी अपने प्रिंस को तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन सोच सोच कर दिमाग थक गया है और समझ फिर भी नहीं आया कि मैं अपने प्रिंस के लायक क्या तोहफा दूँ। बड़ा सोचा तो एक तोहफा समझ में आया। अगर तुम कबूल कर लो तो मैं समझोगी कि मेरी जिंदगी की हर मुराद पूरी हो गई। मैं सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। अपना हाथ आगे करो, नाजिया ने कहा तो मैंने हाथ आगे कर दिया। नाजिया ने मेरी आंखों में देखा और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। आज से मैं मुकम्मल रजामंदी से अपना अपने प्रिंस को सौंपती हूँ। मैं इसके अल्फाज और लहजे की तासीर में खो गया। नाजिया ने लहंगे का ऊपरी हिस्सा उतार दिया, जैसे गिफ्ट का रैपर उतारा जाता है। इसका चांदी जैसा जिस्म था, आदूदिया बदन था, आ शहद का जायका खुला हुआ था, आ इसका जिस्म रेशम जैसा था, सिल्की बदन। बल्कि नहीं, जिस्मानी तारीफ मेरे लिए तो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, और कैफियत बयान करने के लिए तो अल्फाज की कमाईगी का शदीद एहसास होता है। बस जो भी था, बेहद था, बेपना था। मैंने आहिस्तगी से इसका लहंगा ऊपर उठा दिया, नीचे। इसने कुछ नहीं पहना हुआ था। बेशक कपड़े उतार कर इसका हिस्न दुगना हो गया था। इस वक्त में इतना माहिर नहीं था। फिर मुझ पर नाजिया की शख्सियत का भी रोब था, क्योंकि एक तो वो हुसैन बहुत थी, ऊपर से इस काम में उस्ताद से भी आगे थी। मैं इससे क्या मज़ा दे सकता था? नाजिया ने मेरी झिझक महसूस कर ली। वैसे भी तुम्हें किसी महारत की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है, इसे किसी महारत की ज़रूरत नहीं। तुम हाथ ही लगा दो तो जिस्म में मज़े की लहरें उठने लगती हैं। इसलिए खिलकर प्यार करो अपनी नाजिया को। नाजिया के अल्फाज से मुझ में बेबाकी आ गई। जो मुझे आता था मैं वही कर रहा था, और नाजिया के तासुरात बता रहे थे। वो एक एक पिल से महजूज हो रही है।
ये मज़े के असरात नहीं थे, बल्कि चेहरे पर जोश था, जैसे कोई अनमोल खजाना पाने के तासुरात थे। आहिस्ता आहिस्ता हम पर जुनून गालिब आने लगा। सच्ची बात तो ये कि नाजिया के जिस्म से मेरा दिल नहीं भर रहा था, और नाजिया अब आतावल हो रही थी। मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि नाजिया जैसी जीनियस को मैं हैजान में मुब्तला कर चुका था। आह मेरे प्रिंस, तुम्हारा जादू सर पर चल गया है। ये सब तुम्हारी जिनसी कशिश का कमाल है, और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो। बेशक तुम वही हो जिसकी सिर्फ आरजू की जा सकती थी। नाजिया का हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा दिल इसके जिस्म की रनायों से नहीं भरा था। नाजिया मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। नाजिया की हर हरकत बता रही थी कि मज़ा इस तरह लिया और दिया जाता है। नाजिया मेरी जान, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बेइख्तियार बोल पड़ा। नाजिया करती करती मेरे ऊपर लेट गई और मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा करके कहने लगी, एक बार फिर कहना, क्या कहा मुझे? बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने इसकी फरमाइश पूरी की। नहीं, जो इससे पहले कहा था वो मुझे कहो। नाजिया थोड़ा आगे पीछे भी हो रही थी, जिससे मज़ा भी आ रहा था। मैंने कहा, नाजिया मेरी जान। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए फिर कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, सुनकर दिली खुशी हुई। और नाजिया फिर बैठकर करने लगी, नाजिया मेरी जान, नाजिया मेरी जान। मैं ऊंची ऊंची चलाने लगा। नाजिया खिलखिलाकर हंसने लगी, इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी, और इस खुशी में नाजिया का फिन खिलकर सामने आ रहा था। मगर हकीकत ये थी कि एक ही काम को आम फर्द के करने से और उस्ताद के करने में बहुत फ़र्क है। मेरे प्रिंस, कैसा लगा तुम्हें ये स्टाइल? नाजिया ने मखसूस अंदाज में करते हुए मुझे मुखातिब किया। मैं तो इस वक्त हवाओं में उड़ रहा था। हर बात बोझ लेने वाली नाजिया मुझसे कुछ खास सुनना चाहती थी। ज़बरदस्त स्टाइल है, मज़ा आ गया। मेरा पहले भी इत्तिफाक हो चुका है, मगर जो आज हो रहा है, इसमें और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़बरदस्त नाजिया मेरी जान। मेरी बात से नाजिया फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। चलो ऊपर आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मैं सोचने लगा, मेरी तो इतनी टाइमिंग नहीं है। मैं तो हद 15 मिनट में फारिग हो जाता हूँ, बल्कि हर इंसान की 5 से लेकर 15 मिनट तक ही टाइमिंग बनती है। इससे कम और इससे ज़्यादा आ तो मेडिसिन से मुमकिन है। आप फिर इस इंसान के साथ कोई मिसला है। जैसे 5 मिनट से कम वाले वो होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, आप प्रैक्टिस करते होंगे, और भी कई वजूहात हैं। जैसे कभी कभी हैजान में मुब्तला हो जाए, अरसे बात कर रहे हूँ तो 5 मिनट से पहले भी फारिग हो जाते हैं। और ज़्यादा मिनट वाले वो होंगे जो चर्स, अफीम वगैरह के आदी होते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ और मिसला हो। अगर कोई कहे कि इस वक्त आधा पौना घंटा कुदरती है तो फिर झूठ ही होगा। कोई सुपरमैन हो शायद। ज़्यादा तफसील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मैं नाजिया से पूछना चाहता था कि हम अभी तक फारिग क्यों नहीं हुए, मगर मैं लगा रहा ऐसी बातों को समझने के लिए बड़ा वक्त पड़ा था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि नाजिया बोल पड़ी, मेरे प्रिंस, हम आने वाले हैं। नाजिया ने मुझे कुछ समझाया। शायद इसे वक्त का कुछ अंदाज़ा था, इसीलिए वो नीचे आई थी। नीचे आने और लहंगे में ज़रूर कोई ताल्लुक था। अब मैं भी नाजिया की तरह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, और मैं फिर जोश में पहले वाले मोड में आ गया था। नाजिया ने लहंगा उतार कर एक साइड में एहतियात से रख दिया और मेरे साथ लेट गई। इसने एक बाजुग मेरे ऊपर रख लिया और मेरी गर्दन से नीचे से गुजार कर मुझे नज़दीक कर लिया। हमारे चेहरे एक दूसरे के सामने थे। मेरे प्रिंस, ये लहंगा पहली मुलाकात की यादगार के तौर पर हमेशा बगैर धोए इसी हालत में संभाल कर रखूंगी। ये हमें पहली मुलाकात की याद दिलाता रहेगा। इस रात हमने कई किया और सुबह सो गए। मेरे प्रिंस, अब उठ भी जाओ, बहुत भूख लगी है। नाश्ता तैयार है जनाब। नाजिया की प्यार भरी आवाज़ मुझे नींद की वादियों से बाहर ले आई। मैंने वक्त देखा तो सहपहर हो रही थी। नाजिया ने पहली रात को यादगार बना दिया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब में था, लेकिन अब नाजिया की मौजूदगी बता रही थी कि गुजरी रात एक हकीकत थी। फिर नाजिया ने मुझे उठा लिया और बड़े लाड से खींचते हुए बाथरूम में धक्का दिया और बाहर से चटखनी लगा दी। जल्दी से नहा लो मेरे प्रिंस, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं नहा कर निकला और किचन में ही सीधा चला गया। वहाँ नाजिया मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मुझे देखते ही नाजिया ने एक डिबिया से कुछ निकाला, इसे एक मजून के साथ एक कप में डाला और इसे पानी में डालकर मिक्स किया। लो प्रिंस, इसे पी जाओ। मैं इसे पी गया। फिर हम नाश्ता करने लगे। ये नाश्ता और दोपहर का खाना था, क्योंकि अब सहपहर हो रही थी। बड़ा ज़बरदस्त खाना है यार, क्या जायका है तुम्हारी हाथ में। मैंने नाजिया की खिलकर तारीफ की। नाजिया धीमा धीमा मुस्कुराने लगी। मैंने बड़े अरसे बाद इतने एहतिमाम से खाना बनाया है। प्रिंस, मुझे खाना बनाना कुछ खास नहीं आता था, और मेरी मम्मा कहती थीं, नाजिया,
जब तुम दिल से किसी के लिए खाना बनाओगी तो खाना जबरदस्त बन ही जाएगा और इस दिन तुम्हें खाने में जायका डालना आ जाएगा। तो आज प्रिंस, मुझे तुम्हारी बदौलत खाना बनाना भी आ गया। मैं हंसने लगा। बात बेबात हंसने को दिल चाह रहा था। नाजिया का चेहरा भी ऐसा था जैसे कुमकुमा जल उठा हो। हम ड्राइंग रूम में आकर काफी पीने लगे, फिर वहां बातें करते रहे और फिर हम बेडरूम में आ गए। इसी सरशारी में एक हफ्ता गुजर गया। हमें किसी चीज का होश नहीं था, बस हम थे और हमारी मस्तियां थीं। इस दौरान किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी, बेसमेंट, हर जगह हमने किया गोया ये हमारा हनीमून का पीरियड था। लेकिन हमने फ्लैट से एक लम्हे के लिए भी कदम बाहर नहीं निकाला। नाजिया ने यूनिवर्सिटी से एक हफ्ते की छुट्टियां ली हुई थीं। अब कल से इसने यूनिवर्सिटी जाना था। प्रिंस, तुमने मैट्रिक किया था तो इसका रिजल्ट कैसा निकला? मैंने रिजल्ट का पता ही नहीं किया, बल्कि सच कहूँ तो नाजिया, मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, तुम अपना रोल नंबर बताओ, अगर तुम्हें याद है तो मैं रिजल्ट का पता करवाती हूँ। मैंने अपना रोल नंबर बता दिया। अगले दिन नाजिया यूनिवर्सिटी चली गई और मैं फ्लैट में तन्हा रह गया। और कुछ नहीं तो मैं बाइक लेकर उस्ताद की तरफ निकला और घर वालों के लिए कुछ चीजें भी ले गया। वहां उस्ताद की बीवी बड़ी चाहत से मिली। क्यों रे, बड़ा बेमुरवत निकला तो एक लम्हे के लिए माँ से मिलने भी ना आया। मुआफी चाहता हूँ अम्मा जी, फौरी ना आ सका, लेकिन अब लोगों की याद मुझे भी आती थी। उस्ताद के घर वाले मेरे साथ बहुत खुश थे। वो दिन बड़ी तेजी से निकल गया और मुझे उदास भी कर गया। दोपहर का खाना खाए बगैर अम्मा ने आने ना दिया। फिर उनसे इजाजत लेकर मैं फ्लैट में पहुंच गया। नाजिया आ चुकी थी। मैं वहां एक चट लिख कर गया था, इसलिए वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। इसे बड़ी भूख लगी थी। जिस बेताबी और मोहब्बत से नाजिया मेरा इंतजार कर रही थी, मैं इसे ये ना कह सका कि मैं खाना खा कर आया हूँ और इसके साथ खाने में शामिल हो गया। कुछ ज्यादा ही खाने से मेरी हालत में बेजारी सी आ गई, लेकिन जैसे ही नाजिया की बनाई काफी पी तो हालत बेहतर होने लगी। प्रिंस, तुम मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो गए हो, अब क्या इरादे हैं तमेरी? नाजिया जानते बूझते मेरे इरादे पूछने लगी। नाजिया, तुम जानती हो कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर दाखिला काफी लेट होने के बावजूद मैंने तुम्हें एचईसुन में दाखिल करवा दिया है। मुझे इसके लिए कुछ असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ा और अब मैं चाहती हूँ कि कम वक्त होने के बावजूद तुम फर्स्ट ईयर में कोई पोजीशन लेकर दिखाओ। कल से तुम कॉलेज जाओगे और शाम को तुम्हें एक टीचर भी पढ़ाने आया करेगी। नाजिया सब कुछ तय कर चुकी थी और इसी तरह हुआ। अगले दिन में कॉलेज और नाजिया यूनिवर्सिटी चली गई। कॉलेज के बाद हम आगे पीछे ही फ्लैट वापस हुए। खाने और कुछ देर के आराम के बाद सहपहर को ही एक टीचर मुझे पढ़ाने आ गई। मैं हैरान हुआ। वो एक जवान लड़की थी, शायद इसकी उम्र 26 साल हो। बाद में अंदाजा हुआ वो नाजिया की स्टूडेंट रह चुकी थी और अब कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी। इसे कम वक्त में तैयारी करवाने में महारत थी। मुझे स्पेशल नाजिया की वजह से फ्लैट पर ही वक्त देने पर रजामंद हो गई थी। पढ़ाने बैठी तो पता चला कि अपने शोबे में बड़ी माहिर है। अच्छी भली खूबसूरत लड़की थी, बड़ी ही दिलकश और हुसैन थी। इसे देखकर मुझे खुमारी चढ़ने लगी। वो गई तो शाम को एक और उस्ताद आ गए। ये मेरे मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। शायद नाजिया एक ही बार में मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देना चाहती थी। रात को हम इकट्ठे खाना खाते और इसके बाद देर तक बातें करते। जब खाना अच्छी तरह हजम हो जाता तो हम बेडरूम में चले जाते और हमारी मस्तियां शुरू हो जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मैं मामूलात का पाबंद होता गया। ट्यूशन टीचर बड़ी ले देकर रहती थी। शायद इसकी वजह यह होगी कि नाजिया पढ़ाई के दौरान अपना अप महसूस करवाती रहती थी। गो के हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नाजिया हमें अकेला छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं समझ गया कि नाजिया कभी भी मुझे किसी के साथ बांटेगी नहीं, बल्कि अपने हक मलकियत जिताते हुए किसी को मेरे पास भी नहीं आने देगी। बहरहाल ये जरूर था कि टीचर पर मेरी शख्सियत असरअंदाज होने लगी थी। भला वो इससे कैसे बच सकती थी? मामूलात चलते रहे और जल्द ही नाजिया ने मुझे नावल्स पढ़ने के लिए देने लगी। फिर इसके बारे में पूछती कि पढ़ा के नहीं। अगर मैं कहता पढ़ा है तो वो इसके बारे में बहस करती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे नावल्स पढ़ने की आदत हो गई। इस वक्त मुझे नहीं पता था कि नाजिया मुझे किताबों के मुताला के लिए बिक रीडिंग की आदत डाल रही है। टीचर से मेरी आंख मिचौली चलती रही। वो जाहिर करती रही कि इसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं समझ रहा था कि इसके दिल में प्रिंस की छवि आ चुकी थी। मेरे सामने बैठते ही इसकी आंखें बोलने लगतीं, लेकिन वो नाजिया से बहुत मोहतात थी, बल्कि डरती थी। मैं ये सब महसूस कर रहा था और मैं बस किसी मौका के इंतजार में था। एक तरह से मैं नाजिया की कड़ी निगरानी में था। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था।
एक दिन नाजिया थकी हुई थी और अपने कमरे में लेटी थी। उधर टीचर आ गई। हम पढ़ते रहे। नाजिया ने बस एक चक्कर लगाया और फिर लेट गई। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वो हमारे पास लाइब्रेरी में नहीं आती थी, बल्कि अपने होने का एहसास दिलाती रहती थी। मैंने मौका गनीमत जान कर टीचर का हाथ पकड़ लिया। मुझे यकीन था टीचर मेरी कशिश में फंस चुकी है। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, इसकी नज़रें सबसे पहले दरवाजे की तरफ उठीं, लेकिन वहां किसी को ना देखकर वो खामोशी से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि ना तो इसने शोर मचाया था और ना ही मुझसे किसी किस्म का गुस्से का इजहार किया था। आखिर मैंने इसका हाथ पुश्त से चूम कर छोड़ दिया। टीचर मेरी तरफ शाकी नज़रों से देखने लगी। कुछ लम्हे बीते होंगे कि नाजिया दरवाजे के सामने से गुजरी। हम पढ़ रहे थे। नाजिया जैसी जीनियस के होते हुए एक नया खेल शुरू हो गया था, जिसकी अभी इसे खबर नहीं थी। साल पूरा होने वाला था। मेरे पेपर्स आ गए थे। इस दौरान मैं 200 के लगभग नावल पढ़ चुका था और मेरी पढ़ने की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई थी। मार्शल आर्ट में भी मैं निखर चुका था। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन नाजिया इससे खुश नहीं थी। वो चाहती थी मैं कोई पोजीशन लूं। इस पर नाजिया टीचर से गुस्से भी हुई, लेकिन गनीमत था कि इसे निकाला नहीं। खत्म शाद।